हम लोग उत्तक के बारे में पढ़े थे। अच्छा मत तो शुरू करें। चलिए दोस्तों, हुआ कहाँ था? अच्छा अच्छा, हम लोग प्लांट टिश्यू को देख रहे थे और प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटे थे। एक आपका मेरी एस्टिमेटिक और दूसरा था परमानेंट। उसके बाद मेरी एस्टिमेटिक को तीन भागों में बांटे थे, एपिकल, लेटरल और तीसरा क्या था? इंटरसेलरी। और परमानेंट दो भागों में बटा हुआ था, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये पूरा का पूरा पढ़ लिए थे, ये पूरा का पूरा पढ़ लिए थे। आज यही पढ़ेंगे ना, क्लियर है ना? आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो हो जाइए तैयार, आवाज जा रही है, पूरी तरह जा रही है ना? बिल्कुल दोस्तों। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। और इसे पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि हम इसे कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिए, इसे जटिल उत्तक क्यों कहते हैं। क्योंकि उत्तकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं के आकार और आकृति समान होंगे, उनके कार्य समान होंगे और उनकी उत्पत्ति भी समान होगी। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इनमें अलग अलग आकार और आकृति के एवं अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं। यानी इन उत्तकों का निर्माण, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का निर्माण अलग अलग कार्य करने वाले उत्तक एवं अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पुनः ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस उत्तक के निर्माण में अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं भाग लिए। लेकिन फिर भी इन्हें उत्तक इसलिए कहा जा रहा है कि कार्य अलग अलग जरूर है उन सब कोशिकाओं के, लेकिन अंत में सारे कार्य एक इकाई के रूप में संपन्न होते हैं, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं और आपका पहला टाइप है जाइलम। ठीक है, जाइलम। जाइलम को हिंदी में भी अब जाइलम कहा जा रहा है। ठीक है, तारू इसको हिंदी में कहते हैं। तो जाइलम क्या है? टिश्यू है, किसका टिश्यू है? प्लांट का है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तीन बात तो क्लियर है कि जाइलम पौधे के उत्तक है और ये जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। यानी कि इसका निर्माण अलग अलग कार्य एवं अलग अलग आकार और आकृति के कोशिकाओं से हुआ है। और अलग अलग आकार और आकृति के कोशिकाओं से निर्माण हुआ है तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है, आखिर जाइलम का निर्माण कितने प्रकार के अलग अलग कोशिकाओं से हुआ है? इसका उत्तर है चार। चार प्रकार के अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर यह जटिल उत्तक जाइलम बना है। और वो जटिल उत्तक में पहला है दोस्तों ट्रैकिड, ट्रैकिड्स जिसको कहते हैं वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स। दूसरा है आपका वेसल्स, इसको कहते हैं वाहिनिका। नाम इतने दोनों मिलते जुलते हैं कि आप अंग्रेजी नाम जानते हैं, ट्रैकिड और वेसल्स। तीसरा जाइलम फाइबर, अब फाइबर को हिंदी में कहते हैं तंतु, क्या कहते हैं? तंतु, जाइलम तंतु कह सकते हैं। और चौथा कोशिका है दोस्तों जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम ये पेरेन्काइमा कोशिका ना होकर एक उत्तक है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जाइलम चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है, हालांकि कोशिकाएं तीन ही है जबकि चौथा खुद उत्तक है। यानी कि एक कार्य पेरेन्काइमा का और बढ़ गया है यहाँ पर। इससे आप पढ़े थे कि पेरेन्काइमा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का संचय करती है, लेकिन पेरेन्काइमा उत्तक का एक काम और हो गया कि जाइलम को भी बनाने में भाग लेती है, जाइलम के भी निर्माण में भाग लेती है। तो आप कह सकते हैं कि जाइलम चार कोशिकाओं से नहीं बना बल्कि चार तत्वों से मिलकर बना है। अगर हम कहते हैं कि जाइलम चार कोशिकाओं से मिलकर बना तो गलत नहीं होगा, लेकिन चार में उत्तक है, एक कौन है? पेरेन्काइमा। और इसके बिना जाइलम का निर्माण पूरा नहीं हो सकता है। तो जाइलम कितने तत्वों से मिलकर बना है? अगर पूछे कोशिका भी तो आपको बोलना क्या? चार। और ये चार कौन कौन है? ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। और लगभग सबकी आकृति जो है, अगर इन कोशिकाओं की आकृति को हम देखें कि ट्रैकिड कैसा होता है, वेसल्स कैसा होता है, फाइबर कैसा होता है, पेरेन्काइमा कैसा होता है, तो इसकी आकृति हम नली के समान होती है दोस्तों। ठीक है, नली के समान होती है। वेसल्स की भी आकृति कुछ इसी तरह होती है। तंतु का मतलब है लंबे लंबे फाइबर। तो कोई आकृति कोई विशेष नहीं है कि जो आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर। फाइबर की आकृति फाइबर के समान होता है। पेरेन्काइमा आप देख लीजिए, गोलाकार अंडाकार कोशिकाओं से निर्मित यह उत्तक था। बाकी इन दोनों कोशिकाओं की आकृति नली आकार की होती है, नली आकार की होती है दोस्तों। तो जाइलम कितने तत्वों से मिलकर बना है? चार तत्वों से मिलकर बना है, चार तत्वों से मिलकर बना है। और ये चार तत्वों की खास पहचान और भी समझिए आप। इन चार तत्वों की खास पहचान क्या है उसको भी आप समझिए कि इनमें जो ये जो तीन तत्व है दोस्तों, तीन तत्व, ये तीनों क्या है? मृत है। और पेरेन्काइमा के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि पेरेन्काइमा कैसे कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि जाइलम जिन चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है उसमें अधिकांश तत्व मृत हैं।
भाग रही है क्या है दोस्तों? मृत मृत कोशिकाएं भाग रही है। जिंदा केवल कौन है? पेरेन्काइमा। जिंदा केवल कौन है? पेरेन्काइमा है। अधिकांश कोशिकाएं मृत है। अब यह उत्तक क्या करती है तो आपको पता है कि चारों कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग है। पेरेन्काइमा की कोशिका का आकृति गोलाकार या अंडाकार होता है। तंतु की आकृति फाइबर के समान लंबे लंबे रेशे के समान। और ट्रेकिट की आकृति आपको हम बोले कि ट्रेकिट की जो आकृति होती है, ट्रेकिट की जो आकृति होती है वे लंबे थोड़ा चौड़े नली के समान, और वाहिनिका की जो आकृति है थोड़ा दोस्तों ये छोटे यानी कम चौड़े नली के समान होता है। इसकी आकृति तंतु की आकृति लंबे लंबे रेशे के समान होता है, लंबे लंबे रेशे के समान होता है, और इसका गोलाकार अंडाकार होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबकी आकृति अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग है। क्या कार्य है इसका? ट्रेकिट का कार्य है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। कहां से कहां परिवहन करना? तो पौधे जल लेते कौन से है? मिट्टी से। मिट्टी से पौधे जल लेते हैं, फिर उसको पत्तियों तक पहुंचना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अनिवार्य है। तो पौधे मिट्टी से जो जल ग्रहण करते हैं अपने जड़ों के द्वारा, वो जल पत्तियों तक जो पहुंचते हैं, उनमें योगदान है जाइलम के। किसका? ये उनकी सहायता करते हैं, ये उनको मजबूती देते हैं, और ये भोजन संग्रह करके रखते हैं। तो जाइलम का निर्माण चार अलग अलग आकृति एवं चार अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। इसीलिए जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जाइलम कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आपको पता है कि कार्य अलग अलग क्यों ना हो, अंत में कार्य एक इकाई के रूप में संपन्न होगा। ये चारों अलग अलग कार्य क्यों ना हो, अगर हम पूछेंगे कि जाइलम कौन से कार्यों को अंजाम देता है, तो जाइलम का कार्य है जल और तथा खनिज लवण। ठीक है, जल तथा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स दोस्तों। ठीक है, मिनरल्स, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करना। जाइलम का क्या काम है? जल तथा खनिज लवण का परिवहन करना। और परिवहन ये होता है दोस्तों एक ही दिशा में। किस दिशा में? केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में। अब कहिएगा कि ज्यादा पानी चल गया तो फिर लौट कर आएगा जलों में, अब गिर जाएगा मिट्टी में, तो ऐसा सिस्टम बना हुआ नहीं है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, और ये परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है, और वो दिशा किशोर से किशोर होती है। इसके विपरीत जल का परिवहन संभव नहीं है पौधे में। तो फिर क्या होगा? अगर अधिक जल पहुंच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन लगातार होते रहते हैं, और उसके द्वारा वो अधिक जल को ही बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि पौधे का आदत बड़ी खराब है, खाना चाहिए ना भर दिन बनेगा। पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी भर दिन जितना मट्टी में रहेगा सोख लेते रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा। ये नहीं जितना जरूरत है उतने लेते रहेगा। और फिर क्या अंतिम परिणाम? क्या अंतिम परिणाम की 90% खाना हम लोग खाते हैं पौधा का, 90% पानी पौधा बर्बाद करते हैं। हालांकि आपको पता है कि बर्बादी भी जरूरी है। नहीं बर्बाद होगा फिर पौधे मर जाएगा, पौधा मर जाएगा तो कौन रहेगा पृथ्वी पर? रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो जाइलम आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? जाइलम में याद रखना, जाइलम कितने कोशिकाओं से, क्या कभी कभी पता जाइलम कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्व में अधिकांश तत्व क्या है? यानी 4 में कितने मृत है? कौन कौन मृत है? तो जाइलम में जीवित जीव कौन है? पेरेन्काइमा जो पहले पढ़ चुके, जीवित कोशिकाओं से बने हुए। जाइलम में सारे कोशिका का आकार और आकृति अलग है, उनके कार्य भी अलग, लेकिन अंत में सबका कार्य इकाई के रूप में संपन्न होता है। यानी जाइलम के चारों कोशिका मिलकर कौन से महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देती है? तो जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम जल का परिवहन जो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान किन कोशिका का है? ट्रेकिट्स का है। किसका है? हल्का बल्का योगदान किसका है? ये तो बस मजबूती देने के लिए है कि पानी जो लेकर जाएगा तो नीचे में रीस कर बाहर ना आ जाए, तो मजबूती देने के लिए घेरे रहते हैं चारों तरफ से। कौन? फाइबर। नहीं तो मान लीजिए कि नली है, पानी जा रहा है, बीच में नली फट गया, क्या होगा? फटेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है बगल में? इसका काम है मजबूती देना। तो क्लियर हो गया, जाइलम जल का परिवहन 2 दिशा में की एक दिशा में, और वो दिशा किधर से किधर? कोई दिक्कत है जाइलम में? पढ़िए तो एक बार जाइलम को दबाते हम दूसरा पर। फ्लोएम ओस्वा। आइए फ्लोएम पर। जाइलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जाइलम कितने तत्वों से? 4 तत्वों से मिलकर बना है, या 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, दोनों कह सकते हैं। जाइलम जिन 4 तत्वों या कोशिकाओं से मिलकर बना है उनमें 3 मृत होते हैं, यानी जाइलम के निर्माण में अधिकांशतः मृत कोशिकाएं भाग लेती है। जाइलम जटिल उत्तक है। जाइलम का कार्य है जल और जल के साथ साथ किसका? खनिज लवणों का परिवहन करना। जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में कर सकता है, और वो दिशा किधर से किधर? जड़ से तना, तना से पत्ती। आइए दोस्तों फ्लोएम। अब जाइलम कहां पाया जाता है? अभी तक जो उत्तक हम पढ़े हैं वो पौधे के विशेष विशेष भाग में था, लेकिन जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो अंतिम जड़ के अंतिम छोर से लेकर अब पत्तियों तक पूरा पौधा फैला रहता है। पूरा पौधा फैला रहता है ये जाइलम उत्तक, पूरा पौधा, क्योंकि पानी चाहिए सबको। अब पहुंचाने का जिम्मेदारी है किस पर? जाइलम पर। तो जाइलम पौधे के कोई विशेष भाग में नहीं, बल्कि संपूर्ण भाग में फैले रहते हैं। ठीक है, जाइलम मेरी एस्टिमेटिक की तरह कोई विशेष भाग में मौजूद नहीं है, बल्कि संपूर्ण पौधे में पाए जाते हैं, संपूर्ण पौधे में पाए जाते हैं। और वो बात फ्लोएम के साथ भी है। पौधे में जाइलम फ्लोएम उत्तक एक साथ पाए जाते हैं, और ये 2 उत्तक है दोस्तों की पूरे पौधे में फैले रहते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी, और एक साथ। पौधे के एक सिरे में जाइलम है और एक सिरे में फ्लोएम, दोनों उत्तक एक साथ रहते हैं, एकदम सटे सटे नीचे से लेकर ऊपर तक। और जाइलम भी दोस्तों 4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और
कहा फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम भी कितने कोशिका से? 4 कोशिका से। जाइलम भी कितने कोशिका से? लेकिन कोशिकाओं के नाम अलग अलग है दोस्तों, नाम अलग अलग है। पहला नाम है सीवी ट्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? चालनी नलिका। दूसरा है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल यानी क्या कहते हैं? सह कोशिका या कभी कभी हिंदी में सहचर कोशिका भी कहते हैं। तीसरा होता है आपको क्या? फ्लोएम फाइबर, ये वही फाइबर जो जाइलम में था, बस ये फ्लोएम में इसलिए फ्लोएम फाइबर। या इसका दूसरा नाम है, या इसका दूसरा नाम है बास्ट, बास्ट फाइबर। इसका दूसरा नाम क्या है? बास्ट फाइबर। और चौथा है वही जो जाइलम में था, यानी कौन? चूंकि ये फ्लोएम का इसको लिखेंगे फ्लोएम करेंगे। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है या 4 तत्वों से मिलकर बना है, और 4 कोशिका में इसका एक उत्तक है, वास्तव में कोशिकाएं नहीं है। सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर और पेरेन्काइमा, सबके आकार और आकृति अलग है। तो क्या आकृति में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चालनी नलिका और सह कोशिका को, तो चालनी नलिका की आकृति कुछ इस तरह होती है, ठीक है। चालनी नलिका, ये तो नलिका है तो नली समान तो होगा ही होगा, क्या दोस्तों? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरह होता है चालनी नलिका। नहीं लगता चालनी चाल रहा है, इसका नाम है चालनी नलिका, कुछ इस तरह का नलिका है। जबकि जाइलम का आप प्रैक्टिस को देखे तो वो डायरेक्ट था, प्रैक्टिस का था, लेकिन चालनी नलिका कुछ इस तरह की होती है। सह कोशिका इसके बगल में होती है, सह कोशिका इसके बगल में होती है, सह कोशिका इसके बगल में होती है। अब बाकी ये फाइबर तंतु के समान संरचना है फाइबर वाली, और ये पेरेन्काइमा की कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार होती है, हम जान चुके हैं। तो फ्लोएम जाइलम की तरह 4 कोशिकाओं से बने हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन 4 में केवल ये जो फाइबर है ना, यही मृत कोशिका है दोस्तों, यही क्या है? मृत कोशिका है। बाकी आप चालनी नलिका को ले लीजिए, कंपेनियन सेल को ले लीजिए, पेरेन्काइमा को ले लीजिए, सारे जीवित है, बल एक मृत है। यानी जाइलम का उलट है फ्लोएम की कोशिकाओं की स्थिति। जहां जाइलम में एक और अधिकांश कोशिकाएं मृत थे, वहीं फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं क्या हैं? जीवित है। जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं मृत थे, जबकि फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं क्या हैं? जीवित है। मृत केवल कितने हैं? एक है। अब फाइबर का काम यहां पर भी मजबूती देना है, पेरेन्काइमा का कार्य यहां पर भी भोजन जमा करना है। असली काम जो फ्लोएम का है वो किसके द्वारा होता है? चालनी नलिका के द्वारा होता है। क्या होता है दोस्तों चालनी नलिका के द्वारा? तो फ्लोएम का काम है दोस्तों, फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम है? भोजन का परिवहन करना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मुख्यतः पत्तियों में तैयार होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? भोजन मुख्यतः पत्तियों में तैयार होता है, जबकि चाहिए हर एक भाग को। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन पौधे के समस्त भागों में ले जाने की जिम्मेदारी किस उत्तक पर है? और फ्लोएम जो भोजन को, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में जो ले जाते हैं, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा ले जाते हैं? चालनी नलिका। और इसका काम है चालनी नलिका की सहायता करना। नाम है सह कोशिका, सहायता प्रदान करने वाली कोशिका। अब फाइबर का काम मजबूती देना, पेरेन्काइमा का काम भोजन का संग्रह करना। तो फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? भोजन का परिवहन होता है। और भोजन का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? पत्ती से भोजन कहां ले जाता है फ्लोएम? तनों से चर्मी। लेकिन आप जानते हैं कुछ समय तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल बंद होता है। समय पतझड़ का हो तो प्रकाश संश्लेषण होगा कहां? पता ही नहीं है, तो पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा। ये बात हम पहले भी बता दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत भोजन बनते हैं, बहुत। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक चालू रहेगा। हालांकि फिर भी 10 से 12 घंटा से अधिक चालू नहीं रह सकता है। तो खाना जबरदस्त तरीके से बनता है पौधे के पत्तियों के हर क्लोरोप्लास्ट में, वो भोजन जड़ों तक आते हैं। और एक हम बताए थे लिग्नोप्लास्ट, जो मुख्यतः कौन रहते हैं? जड़ में रहते हैं। सारा भोजन आते हैं जड़ के कोशिकाओं के लिग्नोप्लास्ट में क्या हो जाते हैं? जब किसी कारणवश किसी दिन धूप नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं होगा। अभी ठंडी के समय आ रहा है, शीतलहरी होगा, धूप उगने करेगा, प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होगा। वैसी दशा में जानते हैं फ्लोएम भोजन को जड़ से कहां? तनों तक ले आते हैं, तनों से फिर ऊपर तक पत्तियां ऊपर तक लेकर चले जाते हैं। यानी कि जहां जाइलम का काम सिर्फ 1 वे था, इसका काम 2 वे है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से। तो फ्लोएम जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में कर सकता है। वहीं जब बात फ्लोएम की आती है तो ये भोजन का परिवहन करता है, जल और खनिज लवण का नहीं करता है। और भोजन का परिवहन फ्लोएम सभी संभव दिशाओं में कर सकता है। जिधर भोजन है उधर से भोजन को लेकर पहुंचाएगा जहां अधिक भोजन जमा है। यानी आप कह सकते हैं कि फ्लोएम दोनों दिशाओं में भोजन का परिवहन कर सकता है, पत्ती से लेकर जड़ तक, जड़ से लेकर पत्ती तक। क्लियर हो गया? समझिए जाइलम फ्लोएम, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए दोस्तों एक बार फिर से जाइलम फ्लोएम को तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम साथ साथ पढ़ेंगे कि अंतर पता चले कि है क्या क्या इनके बीच। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम समानता पहले है कि ये भी दोस्तों कैसे उत्तक है और ये भी कैसे उत्तक है? जटिल उत्तक है दोस्तों। ये भी कितने तत्वों से? 4 तत्वों से। ये भी कितने तत्वों से? 4 तत्वों से। दोस्तों यह उत्तक भी कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? और यह उत्तक भी कहां पाया जाता है? यह तो हो गया समानताएं। अंतर दोस्तों क्या है? तो अधिकांश जाइलम की कोशिका क्या होती है? अधिकांश कोशिका जाइलम का क्या होता है? मृत। जबकि अधिकांश फ्लोएम कोशिका क्या होती है? जीवित होती है।
अगला कि जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम किसका परिवहन करता है? कौन भोजन? प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन। उसके बाद इसमें परिवहन केवल कितना? एक दिशा में हो सकता है। जबकि इसमें परिवहन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? दो दिशीय होता है। तो जाइलम फ्लोएम को समझ रहे ना अच्छा से। जाइलम भी जटिल ऊतक है, फ्लोएम भी जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम का भी निर्माण 4 तत्व एवं कोशिकाओं 4 तत्व या कोशिकाओं से हुआ है। फ्लोएम का निर्माण भी 4 तत्व एवं कोशिकाओं से हुआ है। जाइलम भी पूरे पौधा पाया जाता है, जड़ से लेकर पत्ती के अंतिम सिरे तक। फ्लोएम भी जड़ से लेकर पत्ती के अंतिम सिरे तक और दोनों ऊतक पौधे में साथ साथ ही पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं। जाइलम 4 कोशिकाओं में जो रहते हैं उसमें 3 कोशिकाएं मृत, 1 कोशिकाएं जीवित। जबकि इनके 3 कोशिकाएं जीवित, 1 कोशिकाएं मृत होता है। यानी कि फ्लोएम का अधिकांश कोशिकाएं जीवित, जबकि जाइलम का अधिकांश कोशिकाएं। जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम का परिवहन। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए बात को? उत्तक पौधा का समाप्त हो गया। उत्तक पौधा का समाप्त हो गया। 3 3 6 2 8 उत्तक पड़े हैं। पड़े कि नहीं पड़े? एपिकल का काम था पौधे का लंबाई बढ़ाना, लेटरल का काम था मोटाई बढ़ाना, इंटरसेल्युलर की कोई विशेष कार्य नहीं था। उसके बाद पेरेन्काइमा का काम है भोजन का संग्रह करना, कोलेनकाइमा का काम है लचीलापन प्रदान करना, एस्क्लेनकाइमा का काम मजबूती देना, जाइलम का काम जल का परिवहन और फ्लोएम का काम 8 उत्तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात सुनिए ध्यान से, पौधे में अगर कुल मिलाकर देखें तो 8 उत्तक पाए जाते हैं कुल मिलाकर। वैसे मुख्यतः 2। एक था शीर्षत विभाजोत्की जो पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, पार्श्व विभाजोत्की जो पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं। अब पार्श्व विभाजोत्की आप पढ़े हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक के बारे में कि वह मोटाई बढ़ाता है, लेकिन कुछ पौधा आप देखें उसका मोटाई बढ़ भी नहीं करता है। अब गेहूं का पौधा लगा दिया, इंतजार करें मोटाई बढ़ेगा क्या? टमाटर का पौधा लगा दिया है, मोटाई बढ़िया ना, किधर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक? तो उन पौधों में लेटरल मेरिस्टेमेटिक आई नहीं। यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसकी आयु बहुत कम होती है उनमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं, वो होता ही नहीं है। अब 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें 2 प्रकार के प्लांट पढ़ेंगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे में लेटरल मेरिस्टेमेटिक यानी मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्व विभाजोत्की होता ही नहीं है। मक्का के पौधा में लेटरल मेरिस्टेमेटिक होगा? नहीं होगा। लेकिन एपिकल तो पूरा पौधा में होता है, सभी पौधे में होता है दोस्तों। लंबाई तो सबको बढ़ाना है, ठीक है ना? अब कुछ पौधे में तो इतना जबरदस्त होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक पावरफुल कि लंबाई बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ा देते, ठीक है? आइए दोस्तों, लताएं वाले पौधे देखे हैं? देखे कि देखे? लताएं वाले पौधा को एक डायरेक्शन में लिया जाए पट तो मकमा हो जाएगा क्या? एक डायरेक्शन में लिया जाए तो उसमें भी है वो जो लंबाई बढ़ा किसके कारण? एपिकल कर। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम 8 उत्तक के बारे में आपको बोले हैं कि एपिकल का काम है लंबाई बढ़ा, शीर्षक विभाजोत्की का काम लंबाई बढ़ा, लेटरल का काम है पार्श्व विभाजोत्की का काम है मोटाई बढ़ा, और पार्श्व विभाजोत्की सभी पौधे में नहीं होते। उसके बाद इंटरसेलरी यानी अंतर्वेशी का कोई विशेष कार्य नहीं था। उसके बाद पेरेन्काइमा मृदु तक, इसका मुख्य काम था भोजन का क्या करना? संग्रह करना। यानी आप कह सकते हैं कि पेरेन्काइमा में जो कोशिका होगा उसमें ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वही एक कोशिका अंग के जो भोजन को जमा रखने का कार्य करते हैं। हालांकि कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट भी होते थे, उसे कोलेनकाइमा बोले थे। कुछ पेरेन्काइमा जलीय पौधे में एरेन्काइमा बन गया तो जो जलीय पौधे को तैरने में मदद कर रहे थे। कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक का काम है लचीलापन प्रदान करना, वे बड़े बड़े वृक्षों में नहीं थे, पौधे के जड़ों में नहीं थे। मजबूती देने का काम एस्क्लेरकाइमा करता है। जाइलम फ्लोएम में भी फाइबर कोशिकाएं होते हैं। जाइलम भी दोस्तों पौधों को मजबूत बनाते हैं, फ्लोएम भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन जाइलम का मुख्य काम जल और खनिज लवणों का परिवहन करना है, फ्लोएम का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन का क्या करना है? परिवहन करना। कोई दिक्कत दोस्तों? इसके अलावे ये जो 8 पड़े हैं, इसके अलावे कुछ और उत्तक मौजूद होते हैं पौधे में, कुछ और उत्तक मौजूद होते हैं पौधे में जिसका काम पौधों को सुरक्षा देना होता है। पौधों को सुरक्षा भी बड़ी जरूरी है। अगर पौधों के ऊपर कोई सुरक्षात्मक परत नहीं रहेगा तो पौधे फिर इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन सही से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि आदमी का फितरत होता है दोस्तों, आप भी कहीं चले चले होंगे, पौधा होगा तोड़ लिया, इससे पौधा कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो बचाव के रास्ते उनके पास है। तो और कुछ उत्तक को पढ़ना है, लेकिन प्रमुख उत्तक को हम पढ़ चुके। और जो उत्तक पौधे में है उसका काम होता है दोस्तों, उसका काम होता है पौधों को सुरक्षा देना, पौधों को सुरक्षा देना। और पौधों को सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? जो ऊपर में रहेगा। अब कहिएगा जाइलम फ्लोएम सुरक्षा देगा, उसको जल देने फुर्सत नहीं है, भीतर में है पौधे के। तो पौधे के कौन से उत्तक सुरक्षा देंगे? जो सबसे बाहर में है। सबसे बाहर उत्तक को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो पौधों के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, और एपिडर्मिस में जीवित मृत सब कोशिकाएं होती है। और उस परत का काम होता है, यानी कि पौधे के ऊपरी परत जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उस परत का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। किससे? कीड़े मकोड़ों से, परजीवी से, बारिश से, धूप से, सब कुछ से मदद करना। बहुत ज्यादा धूप होता है ना, फिर भी बड़े बड़े पौधे को सूख जाती है, झुलस जाती, देखे हैं? नहीं देखे हैं, नहीं झुलसेगा। अब बहुत पौधे में वही मिर्चा लगाइए, मिर्च का पौधा लगाए हैं, आज मिर्च का पौधा लगाए हैं, नहीं लगाए टेंशन नहीं है, लगा हुआ देखे हैं, बिल्कुल सही है। मिर्च का पौधा लगा दिए, एकदम पूरा 4 दिन धूप आएगा ना, झुलस जाएगा, पौधा मर जाएगा। अब बगल में आम का पौधा नहीं मरेगा, कारण जानते हैं उसका एपिडर्मिस बहुत मजबूत है, जो धूप के असर को अंदर
बच्चा बेचारा भी लगा ही है, उसका ऊपरी परत साफ उतना मजबूत है ही नहीं, धूप अंदर तक जाकर जाइलम को सुखा दिया, 10 पौधा जीवित रहेगा। तो पौधे की जो ऊपरी परत होते हैं उसका नाम है एपिडर्मिस। वैसे मानव की त्वचा के भी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। पौधे की भी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और इसका काम होता है पौधों को सुरक्षा देना, तमाम बाहरी आघातों से सुरक्षा देना, तमाम बाह्य परजीवी से सुरक्षा देना, मौसम की मार से सुरक्षा देना, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस या पौधों की बाह्य परत का काम सिर्फ सुरक्षा नहीं देना। एक बात ध्यान दीजिए, आपको हम आगे चलकर पढ़ाएंगे कि पत्तियों में सूक्ष्म सूक्ष्म रंध्र होते हैं। पत्तियों में अगर पौधे के पत्ती को माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे ना, उसमें एकदम छोटे 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 छिद्र दिखाई पड़ेंगे। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। जो महत्व हमारे लिए नाकों का है, नाक का, नोच का, वही महत्व पौधों के लिए किसका है? रंध्र। अर्थात पौधे इसी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या पौधे भी सांस लेते छोड़ते? बिल्कुल, हर सजीव लेते छोड़ते हैं दोस्तों। तो पत्तियों में पाया जाता है सूक्ष्म चीजें, क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसी तरह आप जड़ को अगर देखेंगे तो जड़ में एकदम दोस्तों, जड़ में एक बालों की समान संरचनाएं पाई जाती है। जड़ में जो एकदम बालों की समान संरचनाएं पाई जाती है, इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। इस जड़ में पाए जाने वाली बालों की समान संरचनाओं को क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ये सब पार्ट अगर ना रहे ना तो पौधे का जीना संभव ही नहीं है। क्योंकि जड़ जो मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं वे जड़ का कौन सा भाग ग्रहण करते हैं? मूल रोम। मर्चा लगाए ना तो मर्चा निकल गया, जड़ का सारा जो एकदम रगड़ करके हटा दीजिएगा, वो पता नहीं लगेगा। जड़ तब काम करेंगे जब उसमें ये पतली पतली बालों की समान संरचना है, अर्थात क्या मौजूद हो। तो ये जो महत्वपूर्ण दो संरचनाएं देख रहे हैं, रंध्र और मूल रोम, ये पौधे के कोई आंतरिक परत पर नहीं होता है, ये बाह्य परत पर होता है। इस किस परत पर होता है दोस्तों? बाह्य परत पर होता है। यानी बाह्य परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इस परत पर होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? बाह्य परत को समझिए। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम को, यानी किसको? उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र का जिक्र नोट में नहीं है, ठीक है, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि अब प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न जरूर है आपके टिश्यू का। जो प्रश्न, टोटल कितना प्रश्न है इसमें? 140 प्रश्न है। तो पहले जो पढ़ाते थे ना, तो पौधे के उत्तक तंत्र के बारे में नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए, खासकर बिहार पुलिस का जो एग्जाम, उसका तो दरोगा से भी ज्यादा टफ, बड़ी टफ स्थिति। ऐसा दरोगा बन जा रहा है लेकिन बिहार पुलिस बनने में दिक्कत है, ये स्थिति है। तो अब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा रेंज बढ़ा करके पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। किसके बारे में? उत्तक तंत्र। आपको समझा देते हैं, आप समझ जाइए। अब बाकी आप प्रश्नों पर जाइएगा ना तो प्रश्न इससे रिलेटेड है और आपसे बनेगा। जिस तरह आप जंतु के शरीर की बात करते हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, अंग तंत्र। मानव में क्या होता है? अंग तंत्र। या जंतुओं का शरीर किससे बने होते हैं? अंग तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन पौधों में कोई अंग तंत्र नहीं होते। पौधा में कौन तंत्र? उत्तक तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक तंत्र। और एक प्रकार के उत्तक तंत्र में एक ही प्रकार के उत्तक रहते हैं। एक उत्तक तंत्र में एक ही प्रकार के कई उत्तक रहते हैं जो एक तरह के कार्य करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह जंतुओं में अंग तंत्र होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, क्या वो ऑर्गन सिस्टम पौधों में भी होते हैं? नहीं। क्या पौधा में पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है? कुछ भी नहीं होता है, अंग तंत्र होता ही नहीं। लेकिन उसके बदले क्या होता है? उत्तक तंत्र होता है। और पूरा पौधा, एक पूरे पौधे में या एक पौधे के शरीर में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होता है। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा होता है ग्राउंड, इंग्लिश में लिखिएगा ग्राउंड, या पहले आप समझ लीजिए एंड फंडामेंटल, एंड नहीं और, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पौधे का पूरा शरीर कितने प्रकार के उत्तक से बना होता है? 3 प्रकार के उत्तक से बना होता है। 3 प्रकार के उत्तक से एपिडर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर। ग्राउंड का या फंडामेंटल का, ये बात बराबर है। अब ये 3 उत्तक तंत्र में सबसे बाहर में कौन उत्तक तंत्र आते हैं? एपिडर्मल। ये दोस्तों कहां रहते हैं? मध्य में। और ये दोस्तों सब आंतरिक में रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं? लिखना है कि समझना है? पहले समझ तो लीजिए, पहले समझ लीजिए। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, किताबों में दिया हुआ, लुसेंटो में दिया हुआ, छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई रिसर्च करके हम आए नया चीज लिखा रहे हैं, समझिए, ठीक है। और उसके बाद लिखिए। सबका ऑनलाइन भी जुड़ा होगा, नहीं होगा जुड़िए जाएगा। तो पहले समझ लीजिए, लिखने का मौका देगा। होता क्या है कि जब बता रहे हैं तो लिख रहे हैं, जब घर पर क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो हम पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखिए, ठीक है। परीक्षा तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा वो हम क्लास में करवाएंगे, और उससे बाहर पूछेगा तो हम बोले ऑनलाइन भी बोले हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के टिश्यू सिस्टम? 3 प्रकार के, एपिडर्मल, ग्राउंड और। अब ये समझिए कि इन 3 प्रकार के उत्तक तंत्र में सबसे बाहरी भाग कौन उत्तक तंत्र? एपिडर्मल, मध्य भाग और सबसे भीतर में। अब इसका व्यवस्था देखिए,
इसका व्यवस्था देखिए दोस्तों, एक पौधे को आप इस तरह बांट सकते हैं तने को बटीगत को लेकर में ना, तो सबसे बाहर में क्या है आपका एपिडर्मल, ये मतलब समझिए तने का काटन। तो सबसे बाहरी भाग में एपिडर्मल, सबसे बाहरी भाग में, मध्य भाग में ग्राउंड, ये ग्राउंड एकदम, ये दोस्तों आपका क्या है भास्कुलर, ठीक है भास्कुलर, ये आपका क्या है दोस्तों ग्राउंड क्या है, और ये क्या है एपिडर्मल। तो पौधे में कितने प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं, सबसे बाहर में, मध्य में, सबसे भीतर भास्कुलर। क्लियर हो गया। अब तीनों उत्तक तंत्र के कार्य अलग अलग, तीनों उत्तक तंत्र के कार्य अलग अलग, कार्य क्या अलग, तो इसका काम है सुरक्षा देना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या काम है सुरक्षा देना। ग्राउंड और फंडामेंटल का काम है भोजन बनाना, और उसका क्या करना संग्रह करना, और भास्कुलर का काम है क्या करना परिवहन करना, किसका जल का भोजन का। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो पौधे में कितने उत्तक तंत्र, सबसे बाहरी उत्तक तंत्र को एपिडर्मल जिसका काम क्या है पौधे को सुरक्षा देना, मध्य उत्तक तंत्र को क्या कहते हैं ग्राउंड या फंडामेंटल जिसका काम क्या है भोजन बनाना, और सबसे भीतरी और परिवहन। और इसकी व्यवस्था आप देख लिए ना कैसा है, तो किस भाग में कौन से उत्तक तंत्र हैं, उनके क्या कार्य है आप समझ गए। फटाफट 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए। पहला देखिए, पहला क्या था एपिडर्मल, एपिडर्मल ठीक है, एक तरफ लिखिए सुरक्षा और एक तरफ लिखिए क्या बाहरी, समझ जाइएगा कि नहीं। इसी को कहते हैं कोट बट में पढ़ाई। और दूसरा क्या है ग्राउंड या फंडामेंटल, ठीक है, काम क्या भोजन निर्माण और संग्रह। कैसा परार मध्य परार। तीसरा भास्कुलर, ठीक है, काम किया परिवहन, परत कौन भीतरी। देखिए हो गया, क्लियर है। क्लियर हो गया, उत्तक तंत्र को समझे। अब एक ही उत्तक तंत्र में कई प्रकार के उत्तक होते हैं, एक ही उत्तक तंत्र में कई प्रकार के उत्तक तंत्र, कई प्रकार के उत्तक होते हैं, यानी उत्तक तंत्र कई उत्तकों से मिलकर बना होता है। उत्तक तंत्र कई, जैसे आप कहें कि जंतुओं में अंग तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, उसी तरह पौधे में जो ये 3 उत्तक तंत्र है, ये एक उत्तक तंत्र कई उत्तकों से मिलकर बना है, एक उत्तक तंत्र 3 उत्तकों से मिलकर बना है, उसको आप समझिए दोस्तों। क्या वह क्लास में ज्यादा मायूसी छाले है, समझ रहे हैं ना, आए जोश जुनून को बरकरार रखिए दोस्तों। कभी बिना पढ़े लिखे जोश में नौकरी हो जाता है। आइए देखिए, सबसे पहले ऊपर में कौन उत्तक था एपिडर्मल। एपिडर्मल में एक ही मुख कोशिका कौन, एपिडर्मल में एक ही मुख उत्तक कौन। दूसरा है ग्राउंड या फंडामेंटल, ग्राउंड या इसमें कई परत, इसमें कई परत। सबसे बाहरी परत कॉर्टेक्स, सबसे बाहरी परत कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरी साइकिल, पेरी साइकिल परत का नाम है, उत्तकों का नाम है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाद पेरी साइकिल। उसके बाद पिथ, क्या पिथ तथा पिथ रेज, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये कॉर्टेक्स क्या है उत्तक किसका पौधों का, पेरी साइकिल क्या है उत्तक किसका पौधों का, पिथ और पिथ रेज क्या है उत्तक किसका पौधों का। और ये सारे उत्तक मध्य भाग का निर्माण करते हैं, अर्थात किसका निर्माण करते हैं ग्राउंड और फंडामेंटल का। यानी पौधे के सबसे ऊपर में एपिडर्मिस के नीचे है, कॉर्टेक्स के नीचे है, पेरिसाइकिल के नीचे है, पिथ तथा पिथ रेज। जैसे हम लोग का त्वचा, त्वचा के नीचे मांसपेशी, मांसपेशी के नीचे हड्डी, ठीक उसी तरह पौधे के सबसे ऊपर में एपिडर्मिस के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे ये भिन्न भिन्न परतों के नाम है, भिन्न भिन्न परतों के नाम। और कॉर्टेक्स पुनः 3 परत में बटा हुआ, यानी पौधों की दूसरी परत कॉर्टेक्स पुनः कितने परत में 3 परत में बटा है। हाइपोडर्मिस, पहला परत क्या है हाइपोडर्मिस, सिर्फ नाम याद रखना है दोस्तों, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। अब आप कह सकते हैं कि पौधे में एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक बाद पिथ या पिथ रेज। तो दूसरा परत में कौन कौन उत्तक है समझ गए ना, ये है बाहर से भीतर कोण, ये क्रम क्या दोस्तों बाहर से भीतर, यानी एपिडर्मिस सबसे ऊपर में, पेड़ का जो छाल है वास्तव में किस परत का है एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल के बाद पिथ रेज। या आप कह सकते हैं एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस के बाद सबसे भीतर इंडोडर्मिस का। तो कॉर्टेक्स वास्तव में ये जो ग्राउंड या फंडामेंटल का जो मुख्य उत्तक है कॉर्टेक्स, ये पूरा कितने भागों में 3 भागों में बटा हुआ है। क्लियर हो गया। दूसरा में कौन कौन उत्तक है
समझ रहे ना? पौधों के सबसे बाएं परत को, एपिडर्मिस के नीचे की परत को, हाइपोडर्मिस के नीचे, जनरल कोर्टेक्स के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइक्लिक के नीचे, या ये तीनों नहीं बोलना था, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत उसके नीचे, कोर्टेक्स के नीचे, उसके नीचे, बाहरी और मध्य। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तीसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम 3 उत्तक से मिलकर बना होता है। मुख्य 2 ही, एक जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या रहते हैं? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन कौन होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम सब में नहीं होते, लेकिन ये दोनों सब में होते हैं। तो दोस्तों, पौधे के 3 उत्तक तंत्र, तीनों के कार्य और स्थिति जान गए थे। सबसे बाहर में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कितने टिश्यू? मुख्य रूप से एपिडर्मिस। पौधे के मध्य उत्तक तंत्र को ग्राउंड, और इसमें क्या क्या मौजूद है? यानी कि पौधे का जो मध्य भाग का निर्माण करने वाला ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम था दोस्तों, ये 3 परतों से कॉर्टेक्स, पेरिसाइक्लिक, पिथोर और खुद कॉर्टेक्स, जो क्रम में पौधे का दूसरा परत होगा, ये खुद कितने भाग में बटा? 3 भाग। हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और सबसे भीतरी उत्तक तंत्र वास्कुलर, सबसे भीतरी उत्तक तंत्र वास्कुलर में कितने उत्तक? मुख्य रूप से कितने उत्तक? यानी जाइलम, फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लियर हो गया? पौधे के उत्तक तंत्र समझे, उनकी स्थिति और कार्य को समझे, और उस उत्तक तंत्र में कौन से प्रमुख उत्तक है इसको समझ गए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझना है। नोट कर लिए हैं? नहीं कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। कभी नहीं करिएगा तो लूसेंटो में तो देना है। कर लीजिए। क्या? पिथ, हाँ, पिथ रे को मेडुलरी रेज भी कहते हैं। अच्छा, पहले देख लीजिए, सीनियर विद्यार्थी में सीनियर वाला गुण का थोड़ा अभाव होता है। कभी कभी कहते हैं लिखने के लिए कुछ तो लिख के रेडी रहता है, लिख के राम राम, जाता जाता है पुनराम, यानी सब चीज सुनेगा तब लिखेगा। सीनियर का मतलब क्या होता है? सुन लिए, राम जाता है ना, बस अब लिख रहे हैं। क्या ये होनी चाहिए? लेकिन पहले आप सुन लीजिए पारी बातों को। आप देख रहे हैं बहुत जो लिख रहा है, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, फिर तीर का निशान, फिर पेरिसाइक्लिक, तो एकदम पहले एकदम देख लेना, उसके बाद लिख डालना है। एकदम स्मार्ट बनिए, पढ़ाई में स्मार्ट बनिए दोस्तों। ऊपर करके, अच्छा रहने दे, हो गया। तो अब पढ़ना है डिटेल में किसको, क्योंकि क्वेश्चन आता है। वास्कुलर बंडल, जो पौधे की सबसे भीतरी परत, ये जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना, इसमें तीनों उत्तक की व्यवस्था अलग अलग होती है। पौधे के सभी भागों के वास्कुलर सिस्टम या विभिन्न पौधे के वास्कुलर सिस्टम को देखेंगे तो उनमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम की व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग। तो आपको क्या पढ़ना जानते हैं? आपका जो समझना है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बंडल भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्कुलर बंडल के प्रकार, वास्कुलर बंडल के प्रकार। अब वास्कुलर बंडल में या वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कितने उत्तक हैं? 3। मुख्य कितने हैं? और 3 कौन कौन है? जाइलम, फ्लोएम और, तो जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम के व्यवस्था के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम के व्यवस्था के आधार पर वास्कुलर बंडल सभी पौधों एवं एक पौधे के सभी भागों में एक समान नहीं होता है। आखिर कैसे कैसे होता है उसी को समझना है दोस्तों। पहला टाइप है रेडियल वास्कुलर सिस्टम। क्या है? रेडियल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्य। क्या कहते हैं? आर्य। आर्य वास्कुलर सिस्टम। ऐसा वास्कुलर सिस्टम, ऐसा वास्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से अलग हो। जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से क्या हो दोस्तों? अलग हो। जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से क्या हो? अलग अलग हो, और क्रमिक रूप से व्यवस्थित हो। तो ऐसे वास्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? आर्य हो गया, आर्य होता है। आर्य। ऐसे वास्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम नहीं हो, जिनमें कैम्बियम केवल जाइलम और फ्लोएम हो, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या हो? जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, एक्स फॉर जाइलम। तो ऐसे वास्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम ना हो, केवल जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से अलग हो और एकांतर अल्टरनेटिव टर्म में अरेंज हो, तो उस वास्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। ठीक है, देखिए आप नहीं समझ जाइएगा कि जाइलम, फ्लोएम है, कैम्बियम नहीं है। जाइलम, फ्लोएम अलग अलग है, सटे सटे नहीं है। जाइलम, फ्लोएम की व्यवस्था अल्टरनेट है, यानी एक बार जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम है। तो इस तरह के वास्कुलर बंडल को, इस तरह के वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और यह पाया जाता है पौधों के जड़ों में। कहाँ पाया जाता है? आर्य संवहन तंत्र किस भाग में पाए जाते हैं? आर्य संवहन तंत्र किस भाग में पाए जाते हैं? पौधे के ऐसे संवहन तंत्र जिसमें कैम्बियम का अभाव हो, केवल जाइलम, फ्लोएम हो, और जाइलम, फ्लोएम की व्यवस्था एक दूसरे के, जाइलम, फ्लोएम की व्यवस्था एकांतरित क्रम में हो और दोनों एक दूसरे से अलग हो, सटे सटे नहीं हो, तो ऐसे संवहन तंत्र को क्या कहते हैं? आर्य संवहन तंत्र पौधे के किस भाग में? आर्य संवहन तंत्र पौधे के किस भाग में? जड़ों में। क्लियर हो गया? बात समझ गए? जड़िए समझ गए? सॉरी, जड़िए नहीं, आर्य।
क्लियर, लिख लिया है। अभी हम क्या पढ़े कि वास्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं, वास्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार समझ के, दूसरा कोलेटरल। कोलेटरल, कोलेटरल को हिंदी में भी कोलेटरल ही कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए कोलेटरल, ठीक है। अब कोलेटरल भी दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। पहले ओपन ही करते हैं, उसके बाद मारेंगे क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड। मस्कुलर बंडल का दूसरा टाइप क्या हो गया, कोलेटरल, ठीक है। कोलेटरल, कोलेटरल भी कितने प्रकार के हो गए, ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड। अब देखिए ऐसे मस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों, ऊपर में दोस्तों फ्लोएम हो, ऊपर में क्या हो, बीच में कैम्बियम हो, बीच में नीचे में क्या हो, तो इसे कहते हैं ओपन कोलेटरल। इसे क्या कहते हैं, ओपन कोलेटरल। और जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से, फ्लोएम फ्लोएम का सीमा जहां समाप्त हो उसे क्या कहते हैं, जाइलम। यानी कि फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे से क्या हो, मिले हो, उसके बीच में कैम्बियम ना हो, ठीक है। ये कैम्बियम नहीं है, एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं। अगर इसको, ये फ्लोएम का हो गया, ठीक है, ये फ्लोएम वाला भाग हो गया ऊपर में, नीचे में बना दिए जाइलम वाला एरिया, ठीक है, जाइलम वाला एरिया। एक दूसरे से जाइलम फ्लोएम सट गया, बीच में कैम्बियम है, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड। ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड। बीच में कैम्बियम है तो ओपन, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड, ठीक है। कैम्बियम नहीं है तो ये है आपका फ्लोएम, ये है आपका जाइलम। तो ओपन क्लोज्ड कोलेटरल को समझे, ऐसे संवहन तंत्र जिसमें ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम बीच में कैम्बियम, उसे क्या कहते हैं, ओपन कोलेटरल कहते हैं। और जब बीच में कैम्बियम ना हो, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम दोनों सटे सटे हो तो क्लोज्ड कोलेटरल कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, ओपन वाला में कैम्बियम है, क्लोज्ड वाला में कैम्बियम नहीं है, ओपन वाला में कैम्बियम है, क्लोज्ड वाला में कैम्बियम नहीं है। दोस्तों ये जो है, ये पाया जाता है एक बीजपत्री पौधा में। अब एक बीजपत्री अभी तक हम पढ़ाए नहीं, 4 नंबर में पढ़ाएंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, जैसे एक बीजपत्री द्वि बीजपत्री आप जान जाइएगा, निश्चित ही आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। एक बीजपत्री पौधे में किस प्रकार के संवहन तंत्र पाए जाते हैं, सॉरी द्वि बीजपत्री में किस प्रकार का, ओपन। एक बीजपत्री में क्लोज्ड कोलेटरल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। रेडियल समझे, कोलेटरल समझे, कर लिया है। आगे 3 नंबर पाए, वास्कुलर बंडल के प्रकार पर तीसरा वास्कुलर का बंडल बायकोलेटरल। बायकोलेटरल, इस प्रकार के संवहन बंडल में दोस्तों ऊपर में फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम, ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम, बीच में जाइलम, अलग करने के लिए कैम्बियम। ऐसे संवहन तंत्र जिसके ऊपर नीचे फ्लोएम, बीच में जाइलम और फ्लोएम जाइलम कैम्बियम द्वारा अलग हो, उसे क्या कहते हैं, बायकोलेटरल। उसके पहले आप ओपन कोलेटरल में देखे थे कि ऊपर में फ्लोएम था, नीचे में जाइलम था। अब बायकोलेटरल में क्या देख रहे हैं, ऊपर फ्लोएम नीचे, ऊपर फ्लोएम नीचे, अब फ्लोएम बीच में जाइलम, और ऊपर वाला फ्लोएम भी, नीचे वाला भी फ्लोएम में जाइलम भी कैम्बियम के द्वारा क्या है, अलग अलग। ये क्या कहलाएगा, ये पाया जाता दोस्तों कद्दू। कद्दू, कद्दू कुल के पौधा में किसमें पाया जाता है, या फैमिली का नाम लिखिएगा ना, कुकुरबिटेसी। किसमें, ये भी दोस्तों 4 नंबर, पौधे की पूरा जानकारी 4 नंबर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाया किस प्रकार के संवहन तंत्र, बायकोलेटरल। बायकोलेटरल में शीर्ष भाग में फ्लोएम, आधार भाग में फ्लोएम, बीच में जाइलम, और दोनों तरफ के फ्लोएम कैम्बियम के द्वारा जाइलम से अलग। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चौथा टाइप, अब देखिए कोलेटरल और बायकोलेटरल को सम्मिलित रूप से कॉन्जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट भी कहते हैं। कोलेटरल और बायकोलेटरल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में इसे क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त संवहन तंत्र। और संयुक्त संवहन तंत्र 2 प्रकार के, कोलेटरल और बायकोलेटरल। अब कोलेटरल 2 प्रकार के, ओपन और क्लोज्ड। बायकोलेटरल का केवल एक ही प्रकार। आ जाए अगला प्रकार पर, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चौथा प्रकार पर, चौथा प्रकार है कॉन्सेंट्रिक। क्या है, कॉन्सेंट्रिक। इसको हिंदी में कहते हैं सकेंद्री। क्या कहते हैं, सकेंद्री संवहन तंत्र। और सकेंद्री संवहन तंत्र जो है दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के, एक है एम्फी ग्रीबल। एम्फी ग्रीबल, इसको हिंदी में कहते हैं जाइलम केंद्री। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जाइलम केंद्री कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बीच में जाइलम होता है, बीच में क्या है, चारों तरफ फ्लोएम, चारों तरफ फ्लोएम, बीच में जाइलम। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह कैसा होगा, जाइलम केंद्री, यानी केंद्र में क्या होना, चारों तरफ। तो ऐसे संवहन तंत्र जिसके बीच में जाइलम हो, चारों तरफ फ्लोएम हो, बीच में जाइलम हो चारों तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, एम्फी ग्रीबल कहते हैं, जाइलम केंद्री कहते हैं, ठीक है। एम्फी ग्रीबल कहते हैं, जाइलम केंद्री कहते हैं। हालांकि एग्जाम में जाइलम केंद्री नहीं आता है, डायरेक्ट एम्फी ग्रीबल का भी हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। और दूसरा है एम्फी भेसल। एम्फी, इसको कहते हैं फ्लोएम केंद्री, इसको क्या कहते हैं, और आप समझ गए होंगे कि ये कैसा होगा। इसमें
आपका इसमें आपका बीच में क्या है? फ्लोएम। चारों तरफ जाइलम, चारों तरफ जाइलम, बीच में फ्लोएम। कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार लिख लीजिए तो फिर आते हैं वास्कुलर बंडल पर एक बार फिर से। ये कोई विशेष पौधे में नहीं है कि आपको बताएंगे। टेंशन लीजिए, चैप्टर थोड़ा उबाऊ है, ठीक है। आए एक बार फिर से आते हैं, एक बार आते हैं फिर से कि पौधे की जो सबसे भीतरी उत्तक तंत्र है उसका नाम है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से मिलकर बना होता है। हालांकि कैम्बियम सभी पौधे के वास्कुलर सिस्टम में नहीं पाया जाता है। अब तीन उत्तक जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की जो व्यवस्था होती है वह पौधे के सभी भागों में और विभिन्न पौधों में एक जैसी। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की व्यवस्था के आधार पर कई प्रकार के वास्कुलर सिस्टम होते हैं, कई प्रकार के वास्कुलर बंडल होते हैं। पहला टाइप है रेडियल यानी कि आर्य, ऐसे संवहन तंत्र, ऐसे वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से अलग होकर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो, यानी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट हो, तब ऐसे वास्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? आर्य। फिगर आपके सामने में। दूसरा है कॉन्जॉइंट यानी कि संयुक्त। संयुक्त हो गया तो मतलब जाइलम, फ्लोएम सटल रहेगा, मिलन रहेगा एक दूसरे से। और कॉन्जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, कोलेक्टल और कोलेक्टल भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन और। अब ओपन कोलेक्टल में क्या होता है कि ऊपर फ्लोएम नीचे दोनों परत कैम्बियम द्वारा अलग रहता है। ओपन कोलेक्टल प्राय पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। जब जाइलम, फ्लोएम को अलग करने के लिए कैम्बियम का परत ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अब क्लोज कोलेक्टल किसमें पाया जाता है? अब बाय कोलेक्टल में ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम, कोलेक्टल में सिर्फ ऊपर ही फ्लोएम, अब बाय कोलेक्टल में ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम, बीच में कैम्बियम दोनों फ्लोएम से जाइलम के द्वारा, सॉरी फ्लोएम जो है कैम्बियम के द्वारा दोनों जाइलम परत से अलग रहता है। बाय कोलेक्टल में किन पौधों में? दूसरा क्या होता है, सॉरी तीसरा नंबर होगा अगर हम रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक को ले तो कॉन्सेंट्रिक भी दो प्रकार के, एम्फीक्रिवल, एम्फीबेसल। एम्फीक्रिवल मतलब जाइलम केंद्रीय और एम्फीबेसल मतलब जाइलम केंद्रीय में जाइलम केंद्र में और फ्लोएम चारों ओर, और फ्लोएम केंद्रीय में फ्लोएम केंद्र में चारों तरफ। क्लियर हो गया? पौधे के उत्तक तंत्र को समझ लिए। उत्तक तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख उत्तक होते हैं वो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। वास्कुलर बंडल के प्रकार को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए दोस्तों वार्षिक वलय को समझते हैं। कॉर्क एक समझना बाकी रह गया नहीं ना? कॉर्क बच गया ना? कॉर्क का नाम तो स्टैंडर्ड है दोस्तों, सीधा समान अर्थों में से क्या कहते हैं? छाल। हालांकि फिर भी थोड़ा दोनों में अंतर है, लेकिन कोई पर्याप्त अंतर नहीं है। कॉर्क यानी पेड़ों की छाल, और ये छाल किनमें बनते हैं? जिनमें मोटाई बढ़ते हैं। यानी कॉर्क उन पौधों में उगते हैं जिनमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक पार्श्व विभाजक की उत्तक। और हम शुरुआत में बोले थे कि पार्श्व विभाजक की उत्तक सभी पौधों में नहीं पाए जाते। पार्श्व विभाजक की सभी उत्तकों, सॉरी सभी पौधों में नहीं पाए जाते। तो जिन पौधों की मोटाई बढ़ती है तो निश्चित वो पार्श्व विभाजक की कारण बढ़ती है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाजक की मोटाई बढ़ाती रहती है, मोटाई बढ़ाती रहती है, मोटाई बढ़ाती रहती है, अंत में उसकी सारी कोशिकाएं मृत होकर बाहर आ जाती है और किसका निर्माण कर लेती है? यानी दोस्तों कॉर्क या छाल उन कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं, कोशिकाएं नहीं, कॉर्क और छाल उन उत्तकों के भाग है जो उत्तक मोटाई बढ़ाते बढ़ाते अब उनकी कोशिकाएं क्या हो चुकी है? मृत हो चुकी है। यानी बात लेटरल मेरिस्टेमेटिक का हो रहा है, पार्श्व विभाजक का हो रहा है। और वो जो कैम्बियम देखे थे ना, कैम्बियम जाइलम फ्लोएम में था, वो भी वास्तव में लेटरल मेरिस्टेमेटिक ही है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक ही रूपांतरित होकर जाइलम फ्लोएम के बीच में जाकर के कैम्बियम परत का निर्माण करता है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक का वही कैम्बियम वाला भाग का जब कोशिकाएं मृत हो जाती है किसमें कन्वर्ट होती है? कॉर्क में होती है। और यह पौधे के सबसे ऊपरी परत पर रहती है और निश्चित इसका काम अगर क्या है तो सुरक्षा प्रदान करना। किससे? सब कुछ। आग लग जाता है ना तो गेहूं का फसल जल जाएगा, आम का बगीचा नहीं चलेगा। जानते हैं ना आप, मतलब भयंकर आग लग गया आम का बगीचा में भी तो उसको भी जलना ही पड़ेगा। लेकिन हल्का फुल्का आग में कुछ नहीं होता है। किस पौधे को, जिस पौधे में क्या होते हैं? छाल। जानते हैं ऐसा क्यों? ये जो कॉर्क है ना, छाल जो है ना, इसमें एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन? सुबेरिन। सुबेरिन के कारण ना इससे होकर हवा प्रवेश कर सकता है, ना इसमें जल्दी आग लग सकता है, ना इसके भीतर जल जा सकता है। जल रोधी, वायु रोधी, अग्नि रोधी, पता नहीं कितना रोधी होता है दोस्तों। इतने सारे गुण हो जाते हैं इसमें। और ये सारे गुण आते हैं किस विशेष रसायन के कारण? सुबेरिन के कारण। तो वही बात है, याद रखना कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक का काम है मोटाई बढ़ाना। मोटाई बढ़ाते 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 अंत में उनकी कोशिकाएं मृत होकर क्या बना लेती है? और कॉर्क की कोशिकाएं, कॉर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से खोजा गया था। याद कीजिए, रॉबर्ट हुक ने लिया कॉर्क, उसको काटा पतला से पता कितने महत्वपूर्ण है। तो कॉर्क क्या इस बात को समझे कि नहीं समझे? और पौधों के इसका क्या महत्व इस बात को समझे कि नहीं समझे? और कुछ पौधे के तो कॉर्क इतने व्यवस्थित तरीके से होते हैं कि उनसे कई प्रकार के खेलों के सामान बनाए जाते हैं। अब समझते हैं एक एनुअल रिंग को दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एनुअल रिंग, एनुअल रिंग्स यानी क्या? वार्षिक वलय।
एक बात क्लियर है कि दोस्तों पौधे में सालों भर एक समान वृद्धि नहीं करती होती, सालों भर एक समान वृद्धि। अगर समय है बसंत ऋतु का, ऋतु कितनी होती है? जितनी भी हो, क्या मतलब बसंत जानते हैं ना? हाँ, आइए बसंत पर याद कर लीजिए कितनी ऋतुएं होती है। ठीक है, कल याद करके आइएगा, हम भी याद करके, हमको भी पूरा याद नहीं है दोस्तों। आइए बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु और दो एग्जाम्पल लेते हैं और एक ले लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। दोनों ऋतु से किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो क्या करिएगा, झेलना ही पड़ेगा। बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, दो ऋतु आपके सामने। अगर पूछते हैं आपसे कि कौन ऋतु पौधे के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, सबसे ज्यादा सुटेबल, किन कारणों से? बिल्कुल, बसंत ऋतु में पौधे जबरदस्त प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबरदस्त भोजन बनता है, पूरा भोजन बनता है, खूब वृद्धि करते हैं। किस ऋतु में? कहने का मतलब यह है कि एक पौधा सालों भर एक समान वृद्धि नहीं करते हैं, जहां एक और बसंत ऋतु में उनकी वृद्धि काफी तेज होती है। क्यों? तो नए नए पत्तियां आते हैं, हरे हरे रहते हैं, बस प्रकाश संश्लेषण जबरदस्त तरीके से होते हैं, यही कारण काफी तेज वृद्धि करते हैं। लेकिन वहीं ग्रीष्म ऋतु में उतनी तेज वृद्धि नहीं होती है। क्यों? इस ऋतु की तुलना में कम हरे बाग इस मौसम में रहते हैं। ऊपर से कभी कभी इतनी धूप ग्रीष्म ऋतु में कि रंध्र पर जो उतनी तेज धूप पड़ती है, रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र ही बंद हो गए, प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जो रंध्रों के माध्यम से कोशिकाओं के हरित लवक में पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बात क्लियर है कि सालों भर पौधों में एक समान वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि सालों भर पौधे में एक समान प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि सालों भर एक समान धूप की उपलब्धता नहीं होती है। बसंत ऋतु में जहां एक बार पौधे बहुत तेज वृद्धि करते हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, वहीं ग्रीष्म ऋतु की वृद्धि बसंत ऋतु की तुलना में कम हो जाती है, कम हो जाती है। अरे मत करिए, क्या हुआ? क्या? अरे कुछ हुआ? क्या हुआ? अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। ओके ओके, सब कुछ शुरू करें। बसंत ऋतु पर आ गए हैं। आइए दोस्तों, बसंत ऋतु में जो जाइलम का विकास होता है, जाइलम का विकास होता है, उसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड कहते हैं। और इसका हल्के रंग का हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? हल्के रंग। समझे ना? हल्के यानी कि तौलने भिड़ जाइएगा, रंग कैसे हो गया? हल्के, हल्के रंग के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं। जैसे ये गाढ़े रंग है दोस्तों, ठीक है? ये क्या है? वुड का जो कलर आप देख रहे हैं, इसको गाढ़ा कहेंगे। इसका 90% खींच कर निकाल देंगे इंक ना, तो क्या हो जाएंगे? हल्के कलर। तो बसंत ऋतु में पौधे की जो जाइलम का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड। जो कैसे होते हैं? और इस ऋतु में जो जाइलम का विकास होता है, जाइलम आप समझ रहे ना? हाँ, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसको कहते हैं समर वुड। क्या कहते हैं? समर वुड कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? समर वुड कहते हैं। बसंत ऋतु में जो जाइलम विकसित हुआ है स्प्रिंग वुड, और ग्रीष्म ऋतु में समर वुड। और यह दोस्तों किस रंग का होता है? गहरे रंग का। यानी कि पौधे में कुछ समय कैसा भाग का निर्माण हुआ और कुछ समय। अब ये इसको अगर हम बीचों बीच काट दे, ये मोटा पेड़ का तना है, इसको बीचों बीच काट दे, तो दोस्तों ये गहरे स्पष्ट रंग हमें जो है, ये अलग अलग रंग का जो विकास हुआ दोस्तों, ये आपको एकदम अलग अलग दिखाई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अलग अलग दिखाई पड़ेगा। पहले हल्के, फिर गहरे, फिर हल्के, फिर गहरे, फिर हल्के, फिर गहरे, फिर हल्के, फिर गहरे, एकदम अलग अलग दिखाई पड़ेगा, अलग अलग दिखाई पड़ेगा। और ये सारा एक ही मतलब, यानी कि भिन्न भिन्न नहीं, एक आपको दिखाई पड़ेगा हल्के कलर का और एक गहरे कलर का, एकदम बीचों बीच काटेंगे तो। और ये दो रंग का जो जाइलम बन जाते हैं, तो दो रंग के जाइलम बना, इसलिए दो रंग के वुड बन गए। और दो रंग के वुड के बीच स्पष्ट रूप से हमें वलय नजर आने लगते हैं, जैसे 1 बले, 2 बले, 3 बले, 5 बले, 6 बले, 7 बले। 7 बले दिख रहा है ना आपको? इसे ही क्या कहते हैं? वार्षिक बले कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो पौधे में सालों भर एक समान वृद्धि नहीं होने के कारण बसंत ऋतु के वृद्धि में कभी हल्के रंग के लकड़ी का निर्माण होता है और कभी गाढ़े रंग के लकड़ी का निर्माण होता है। एक ही साल में कभी हल्के रंग के लकड़ी और कभी गाढ़े रंग के लकड़ी वो वास्तव में किसका भाग है? निर्माण होने से एक ही साल में कुछ लकड़ी हल्के रंग का, कुछ लकड़ी गाढ़े रंग का जो विकसित होते हैं, उससे पौधे के तने के अनुप्रस्थ काट में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमें बले नजर आने लगते हैं। और इसी बले को हम क्या कहते हैं? वार्षिक बले कहते हैं, क्योंकि यह बले एक साल में केवल एक बनता है, एक साल में केवल एक बनता है। बले बनने का कारण स्प्रिंग वुड और समर वुड, बले बनने का कारण अलग अलग मौसम, बले बनने का कारण एक समान सालों भर वृद्धि नहीं होना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और वार्षिक बले को गण करके आप पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। जितना वार्षिक बले, जैसे 7 7 साल का पेड़ है, क्योंकि एक साल में एक वार्षिक बले बनते, इसलिए नाम है वार्षिक बले। अगर किसी पौधा में 40 वार्षिक बले तो उसका एज 40 वर्ष, 50 वार्षिक बले तो 50 वर्ष, 70 वार्षिक बले 70 वर्ष, एक वार्षिक बले तो 1 साल। एक पौधे की आयु उसके वार्षिक बले के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, पौधे में जो वार्षिक बले बना किसके कारण? स्प्रिंग वुड और ये दो अलग अलग रंग का लकड़ी इसीलिए बना क्योंकि मौसम सालों भर एक समान। पृथ्वी के कई ऐसे क्षेत्र जहां सालों भर मौसम क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो सालों भर अगर मौसम एक समान होगा तो पृथ्वी एक समान होगी, और पृथ्वी एक समान होगा तो वार्षिक बलय। तो पृथ्वी के ऐसे जलवायु क्षेत्र जहां सालों भर मौसम एक समान रहते हैं, वहां के पौधे में कोई वार्षिक बलय नहीं होते।
जैसे समुद्र के आसपास की जलवायु सालों भर क्या होती है, एक समान होती है, इसलिए वहां के पौधे में वृद्धि भी सालों भर क्या होता है, एक समान होता है, और इसलिए वहां के पौधों में कोई वार्षिक बल, कोई दिक्कत है, वार्षिक बल समझे। एक चीज और समझना, बस पौधा खत्म। लकड़ी भी दो तरह के होते हैं, है ना जी। पौधे के कुछ भाग के लकड़ी बड़ी मजबूत, कोई घून वून नहीं लगेगा, और कुछ पौधे के लकड़ी ऐसे कि एक साल भी नहीं चलेगा। तो लकड़ी भी जो होते हैं पौधे में, वुड जो होते हैं, इसके स्प्रिंग वुड और समर वुड वास्तव में क्या है। अब ध्यान दीजिए, पौधे की जो लकड़ी होती है, पौधे से प्राप्त लकड़ी यानी कि वुड, ये भी कितने तरह के, दो तरह के। एक को कहते हैं हृदय काष्ठ, क्या कहते हैं, हृदय काष्ठ, या इसको सारील कहते हैं, क्या कहते हैं, सारील, या इसको साल भी कहते हैं, साल। नाम सुने हैं, तो नाम सुने तब समझ भी रहेंगे। या डुरामीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डुरामीन। तो एक लकड़ी हुआ हृदय काष्ठ, सरील, सरील को साल भी कहते हैं, गांव में तो साले कहा जाता है, ठीक है। और एक दूसरा नाम है डुरामीन, ये रो लिखे हुए हैं, डुरामीन, डुरामीन। एक लकड़ी होता है रस काष्ठ, रस काष्ठ। ये दोनों प्रकार की लकड़ी, ये भीतरी भाग में रहते हैं और ये बाहर, एकदम भीतरी भाग की लकड़ी है, और ये इसके चारों तरफ की लकड़ी है, कौन, रस काष्ठ। ये बड़े कमजोर होते हैं क्योंकि इनके सारी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित, ठीक है। हालांकि कुछ कोशिकाएं क्या होती है, कुछ मृत कोशिकाएं भी होती है, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। आपको पहले बताया कि जीवित कोशिका की तुलना में मृत कोशिकाओं से बना स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत होगा, इस बात को आप समझ रखे। तो ये पौधे का जो रस काष्ठ वाला लकड़ी है ना, काफी दोस्तों ये जो है जीवित कोशिका है। अजीवित कोशिका, इसमें जीवित भरे पड़े हैं, अजीब तरह है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, भिन्न तरह के पोषक तत्व है, इसलिए लकड़ी का कोई सामान बनाते हैं ना, कोई कीड़े मकोड़ों को सुगंध आता किधर है ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज घुस जाएगा, ग्लूकोज खाने अघून लग जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा कोशिका जीवित द्रव, सारा कोशिका इसका लगभग 90% कोशिका जीवित होता है, उसमें लबालब जीवित द्रव भरे होते हैं, एकदम ग्लूकोज भरे होते हैं, कीड़े इस तरफ आकर्षित होते हैं, खाने के क्रम में लकड़ी पकड़ी सबको खा जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके सारे कोशिकाएं क्या होते हैं, मृत होते हैं, सारे कोशिका मृत होते हैं। इस कोशिका का मृत, इसमें कुछ आया ही नहीं, इसमें कीड़ा बैठे कौन करेगा, क्या होता है, इसमें तो कुछ आया नहीं, ऊपर से सब कुछ गड़बड़ चीज। टाइनिन इसका नाम सुने हैं, टेनिन का नाम सुने हैं ना, सुगरिन सबका नाम तो भी सुन लिया ना। वो सब चीज में गंध पैदा करने वाला चीज इसमें भरा रहता है, इनके कोशिकाओं में टाइनिन भरा रहता है, रेजिन भरा रहता है, मतलब विभिन्न पौधे में, सब पौधे में टेनिन रेजिन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं, इसलिए इस पर कीड़ा बैठे कौन करेगा, सालों साल नहीं बैठेगा, दूर से भागेगा टेनिन का मार्ग सुनकर। इसमें ग्लूकोज भरा है, इसमें तुरंत जाकर बैठेगा, बैठेगा भागे वो करेगा, जल्दी नहीं उठेगा, क्योंकि भोजन लबालब है इस लकड़ी में, समझ गए ना। अब देखिए यह लकड़ी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खराब लकड़ी होता है, बहुत खराब लकड़ी। इसमें तुरंत, मतलब ना तो ये मजबूत होता है, ना टिकाऊ होता है, ना कुछ बनाने लायक होता है। अब आ जाइए, पूरा मजबूत होता है, टिकाऊ ऐसा कि पोता लगाए, मतलब दादा लगाए पोता सो रहा है, बहुत जगह ऐसा होता है, इतनी मजबूती, ठीक है। ये सब लकड़ी बड़ी मजबूती होते हैं, कितने पुष्ट को देख लेता है, क्या जी गांव में तो बड़ा एग्जाम्पल होती है, ये लकड़ी देख रहे ना, ये जो परदादा के जो चाचा थे वही लगवाए थे। तो ये इतने ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं कि कहीं इससे कुछ सामान बनाते हैं जो कई पुश्तों तक चलते, पुश्त के खराब नहीं होते। अब ये लकड़ी जो होता है कत्थई रंग का होता है दी, अगर देखिए तो रंग समझ में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, कत्थई रंग का होता है दोस्तों, ये हल्के रंग का होता है, ठीक है, हल्के रंग का होता है, ये कत्थई रंग का होता है। तो पौधे में लकड़ी भी कितने प्रकार के, हृदय काष्ठ की लकड़ी, और हृदय काष्ठ की लकड़ी काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जबकि रस काष्ठ की लकड़ी बिल्कुल भी मजबूत और टिकाऊ। हृदय काष्ठ के सारे कोशिकाएं मृत होते हैं, जबकि रस काष्ठ के सारे कोशिकाएं, रस काष्ठ के हल्के रंग का होता है, जबकि हृदय काष्ठ कत्थई रंग का होता है। हृदय काष्ठ को सरील या साल भी कहते हैं, डुरामेन भी कहते हैं। रस काष्ठ का कोई दूसरा नाम, गांव समय कोई दूसरा नाम जरूर होगा, क्या जी, हरबरा काहे रहे हैं, ठीक है, हरबराते ऐसे कि बांध के रखे हैं दोस्तों। दरोगा की तैयारी करना अपने आप में एक कष्टदायक अनुभव रहेगा, लेकिन जिस दिन आप वर्दी पहनिएगा ना, सारा कष्ट लगेगा, और कष्ट हमको काहे हुआ, ठीक है, जितना कष्ट होगा वर्दी पहनने में उतना मजा आएगा दोस्तों। इसीलिए कष्ट से कभी नहीं डरिए। बहुत होता है कि थक जाते हैं, पानी में भीग जाते हैं, कीचड़ लग जाता है, वगैरह वगैरह, ये सब फालतू बात है दोस्तों, मजे से तैयारी नहीं किया जाता है। बहुत एक ऐसा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन लगने का चीज ना है, कहाँ मन लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा मन। अब मन कैसे लगाए पढ़ने में, ये बात हम बताओ, उससे अच्छा कि आप ही अपने दिल की आवाज देकर सुन ले कि कैसे मन लगेगा क्या। तो दोस्तों पौधे के उत्तक जितना जानते थे उतना बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद और भी है, ऐसा नहीं कि और नहीं है, लेकिन जितना बताए हैं काफी ज्यादा है, और हमको लगा कि पौधे के टिश्यू आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या। तो अब आप पौधे क्वेश्चन पर जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगले क्लास में हम मानव के उत्तकों पर हम विचार करेंगे। पौधे का खेल समाप्त है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में। कई ऑनलाइन वाले सबको क्या दिक्कत है, चंदन, ऋतिक, रोशन, विवेक, क्या लिख रहा है, 808175, हाँ
चलिए, ऋतिक रोशन, जगत नारायण ठाकुर, दिया कौन सा लकड़ी में लगता है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बन रहा है कि ना ऑनलाइन वाले बताइएगा। नोट्स ऑफिस में मौजूद है दोस्तों। बहुत को बोरिंग क्लास लगा है, अब क्या करिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन बनना बनाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।